ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। तो सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ वीनस सिस्टम वो देखा है थोड़ा। तो वीनस सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब इट कंसिस्ट ऑफ सुपरफिशियल वीनस सिस्टम एंड डीप वीनस सिस्टम। ओके, सुपरफिशियल वीनस सिस्टम होता है, दूसरा डीप वीनस सिस्टम। अब ये सुपरफिशियल वीनस सिस्टम और ये डीप वीनस सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम में वाल्व्स प्रेजेंट होता है। ओके, वेन में वाल्व्स प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट बाई डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। जो ब्लड जो है वो यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करे, इसकी वजह से ये होता है वाल्व। अब सुपरफिशियल सिस्टम और डीप सिस्टम उसको कनेक्ट करता है ये परफोरेटर्स। परफोरेटर्स उसके अंदर भी वाल्व होते हैं ताकि यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो हो टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। 80% जो ब्लड फ्लो करता है वो होता है थ्रू द डीप सिस्टम एंड अगेन इन यूनिडायरेक्शनल मेथड। परफोरेटर्स में भी वाल्व होते हैं और ये परफोरेटर्स जो होता है सुपरफिशियल सिस्टम से डीप सिस्टम तक ब्लड पहुंचाते हैं। अब पहले देर आर थ्री पेयर्स ऑफ डीप वेन। हर एक लेग में 3 पेयर्स ऑफ डीप वेन होती है, पेरोनियल वेन, एंटीरियर टिबियल वेन एंड पोस्टीरियर टिबियल। ओके, 3 डीप वेन याद रखनी है, पेरोनियल वेन, एंटीरियर टिबियल वेन एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन। ये फिर कंबाइन करके फॉर्म करती है पॉप्लिटियल वेन। ये ड्रेन करती है इनटू सुपरफिशियल फीमोरल और बाद में अल्टीमेटली कॉमन फीमोरल वेन। के 3 पेयर ऑफ डीप वेन, पेरोनियल, एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल, फिर पॉप्लिटियल वेन, सुपरफिशियल फीमोरल एंड कॉमन फीमोरल वेन। उसके बाद 2 मेजर सिस्टम होती है इन द सुपरफिशियल वेन। ये तो डीप वेन की बात होगी और अब सुपरफिशियल वेन, उसमें 2 सिस्टम होती है, ग्रेट सफेनेस सिस्टम एंड शॉर्ट सफेनेस सिस्टम। पहले देखते हैं ग्रेट सफेनेस सिस्टम के बारे में। ये स्टार्ट करती है फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ द डोर्सल वीनस आर्च एंड इट लाइज जस्ट एंटीरियर टू द मीडियल मैल्यूरस। तो ये मीडियल मैल्यूरस होगा तो जस्ट एंटीरियर टू द मीडियल मैल्यूरस लाई करती है हमारी ग्रेट सफेनेस सिस्टम। ये फिर ड्रेन करती है इनटू डीप वेन्स। अब ये एक तो इजीली विजिबल होती है, तो इसका जो सेक्शन होता है, दिस सेक्शन ऑफ द वेन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज इट कैन बी यूज्ड फॉर वीनस कट डाउन। कि वीनस कट डाउन के लिए ये ग्रेट सफेनेस वेन का वाला सिस्टम वही ज़्यादा यूज़ होता है। ये वेन फिर कंटिन्यू करती है ऊपर टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी एंड अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू सफेनो फीमोरल जंक्शन। तो ग्रेट सफेनेस वेन जो होती है वो ड्रेन करती है थ्रू सफेनो फीमोरल जंक्शन और इसकी लोकेशन जो होती है वो भी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड लोकेशन होती है 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। ओके, सफेनो फीमोरल जंक्शन उसकी लोकेशन फिक्स्ड होती है 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। अब कोई केसेस में एंटीरियर या फिर एक्सेसरी सफेनेस वेन भी होती है जो लाई करती है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी। ये वाली लाई कर रही थी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, के मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, ये वाली लाई करती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी एंड इज इन्वॉल्व इन पेशेंट विद आइसोलेटेड वेरिकोसिटी इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी। तो अगर लेटरल साइड में अगर वेरिकोसिटी इज प्रेजेंट तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये एंटीरियर सफेनेस वेन इज इन्वॉल्व। अब ये ग्रेट सफेनेस वेन होती है, ये बिलो द नी इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ सफेनस नर्व। ग्रेट सफेनस वेन इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ सफेनस नर्व बिलो द नी। तो इसकी वजह से जब हम स्ट्रिपिंग ऑफ द सफेनस वेन करें तो वी शुड अवॉइड एनी इंजरी टू द सफेनस नर्व। तो ये भी याद रखना है। और एक बात कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में उसमें हम सफेनस वेन का ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, तो ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सफेनस वेन ग्राफ्ट यूज़, तो ऐसे केस में भी सफेनस नर्व जो है वो इंजर्ड हो सकती है, तो ये भी याद रखना है। तो ये था ग्रेट सफेनस वेन के बारे में। अब शॉर्ट सफेनस वेन देखते हैं। ये अराइज करती है फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वीनस आर्च। ये कर रही थी फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ द डोर्सल वीनस आर्च, ये फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वीनस आर्च। और फिर ये ट्रैवल करती है पोस्टीरियरली टू ड्रेन इनटू द सफिनो पॉप्लिटियल जंक्शन। ओके, शॉर्ट सफेनस वेन जो होती है वो ड्रेन करती है इनटू सफिनो पॉप्लिटियल जंक्शन। ग्रेट सफेनस वो सफिनो फीमोरल जंक्शन, ये सफिनो पॉप्लिटियल जंक्शन। यहाँ से फिर एक दूसरी वेन निकलती है जिसका नाम है क्रीनियल एक्सटेंशन ऑफ शॉर्ट सफेनस वेन नोन एज वेन ऑफ गियाकोमिनी या जियाकोमिनी। ये भी याद रखना है, विद ड्रेन्स इनटू ग्रेट सफेनस वेन। याद रखना है ये सफेनो पॉप्लिटियल जंक्शन, यहाँ से निकलती है क्रेनियल एक्सटेंशन जिसका नाम है वेन ऑफ जियाकोमिनी विच ड्रेन्स इनटू ग्रेट सफेनस वेन। अब ये जो सफिनो पॉप्लिटियल जंक्शन है इसका वेरिएबल लोकेशन होता है। ओके, इसमें एक तो वेरिएबल लोकेशन होता है, सफिनो फीमोरल जंक्शन जैसा नहीं फिक्स्ड, इसमें वेरिएबल लोकेशन होता है। तो बिफोर एनी सर्जरी हमें ये लोकेशन जो है वो मार्क करके रखना पड़ता है ताकि जब सर्जरी कर रहे हो तो फिर ये इजीली मिल पाए हमें। ये हम ढूंढ सकते हैं वाया डॉपलर या फिर अल्ट्रासाउंड। और ये वेरिएबल लोकेशन की वजह से इसमें इट हैज़ हायर रेकरेंस रेट इन शॉर्ट सफेनस सिस्टम। यहाँ पे अगर सर्जरी करेंगे इट हैज़ हायर रेकरेंस रेट। सफेनो फीमोरल एज कांस्टेंट पोजीशन, ये तो देख लिया हमने। अब ग्रेट सफेनस वेन क्लोजली एसोसिएटेड थी विथ सफेनस नर्व, और ये शॉर्ट सफेनस वेन इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ सूरल नर्व और अलॉन्ग इट्स कोर्स, मतलब पूरे कोर्स में इट इज एसोसिएटेड विथ सूरल नर्व। तो फिर इसलिए हम अवॉइड करते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ शॉर्ट सफेनस वेन। कि ग्रेट सफेनस वेन स्ट्रिपिंग कर सकते हैं बाय टेकिंग केयर टू अवॉइड एनी इंजरी टू सफेनस नर्व, लेकिन शॉर्ट सफेनस वेन उसकी स्ट्रिपिंग अवॉइड ही करते ही नहीं है टू प्रिवेंट एनी इंजरी टू सूरल नर्व, क्योंकि ये पूरे कोर्स में साथ साथ में होते इसलिए। तो ये थे सारे वीनस सिस्टम, ग्रेट सफेनस वेन सिस्टम एंड शॉर्ट सफेनस वेन सिस्टम। अब परफोरेटर्स देखते हैं। तो देर आर एटलीस्ट 100 to 150 परफोरेटर्स। ओके, अराउंड 100-150 परफोरेटर प्रेजेंट होता है। तो मेनली कुछ जो नेम्ड परफोरेटर है वो देखते हैं। एट द थाई होता है हंटेरियन परफोरेटर,
अबव नी डॉट परफोरेटर, बिलो नी बॉयड परफोरेटर, अबव मीडियल मेलुलस 3 कॉकेट परफोरेटर्स, हील जो होता है वो मे या कस्टर परफोरेटर। ये सिर्फ नाम याद हो सके तो रख सकते हो। सिर्फ ग्रेट सफेनस वेन एट द सफेनोफीमोरल जंक्शन इज द लार्जेस्ट परफोरेटर इन द बॉडी। ये सफेनोफीमोरल जंक्शन वाला जो होता है वो लार्जेस्ट परफोरेटर होता है। अब आप देखते हैं वेरिकोज वेन के बारे में। इट इज़ डायलेटेड टॉर्चुअस वेन विथ डिफेक्टिव वाल्व, के जो वाल थे वो डिफेक्ट हो गए, तो इसकी वजह से सुपरफिशियल से डीप में जो ब्लड जा रहा था वो ये वाल डिफेक्ट हो गए, तो डीप में से सुपरफिशियल सिस्टम में आ रहा है, सुपरफिशियल वीनस सिस्टम, ग्रेट सफेनस वेन या शॉर्ट सफेनस वेन, वो सिस्टम में आ रहा है। और ये फिर जो वेन है वो डायलेट हो रही है इन टॉर्चुअस मैनर। तो डायलेटेड टॉर्चुअस वेन विद डिफेक्टिव वाल्स इट इज नोन एज वेरिकोज वेन। पैथोफिजियोलॉजी, ब्लड जो है लोअर लिम्ब में से फ्लो करता है टुवर्ड्स द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड इज कंट्रीब्यूटेड बाय नेगेटिव प्रेशर इन द थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड कंप्रेशन ऑफ द सराउंडिंग मसल। तो ऐसे ब्लड वो फ्लो करता है टुवर्ड्स द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब इस वेरिकोज वेन की डेवलपमेंट की एक थियरी है विच इज एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन थियरी। इसमें होता क्या है, कंजेनिटल एब्सेंस होता है या फिर डिफेक्ट इन द वॉल्व होता है, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, या वीक वॉल्व होते हैं। अब इससे होता क्या है, जब भी पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा होता है तब ब्लड जो है सुपरफिशियल सिस्टम में से डीप सिस्टम में जाता है, तो सुपरफिशियल में प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन डिफेक्टिव वाल्व या फिर एब्सेंस ऑफ द वाल्व, उसमें क्या होता है, डीप वेन में से सुपरफिशियल वेन में ब्लड आता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है, इसलिए सुपरफिशियल वेन जो है वो डायलेट करती है। यही एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन theory. But in patient with defective valves due to backflow of the blood there is increased pressure in the superficial venous system. अब ये वेरिकोज वेन प्राइमरी हो सकती है या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी इट इज ड्यू टू डिफेक्टिव वाल्व और कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द वाल्व। सेकेंडरी इट इज ड्यू टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ओके, पोस्ट थ्रोम्बोटिक लिम्ब। अब इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ डीप वेन में कोई थ्रोम्बस है, अब ब्लड यहाँ से तो जा नहीं पाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लड को जाना पड़ेगा थ्रू द सुपरफिशियल सिस्टम। अब यहाँ पे भी तो इसलिए सुपरफिशियल वेनस सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो और ये वेन जो है वो डायलेट हो जाएगी, तो इसलिए पोस्ट थ्रोम्बोटिक लिम्ब में इट कैन गिव राइज टू वेरिकोज वेन। तो ये दिया है, थ्रोम्बस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लड फ्लो फ्रॉम डीप सिस्टम, तो इट फोर्सेज द ब्लड टू फ्लो थ्रू द सुपरफिशियल वेनस सिस्टम, इट गिव राइज टू वेरिकोज वेन। अब इट कैन ऑल्सो अकर सेकेंडरी टू एब्डोमिनल और पेल्विक मास लाइक ट्यूमर और सार्कोमा। अब अगर ट्यूमर या सार्कोमा के केस में हुआ तो फिर जो वेरिकोसिटी होगी वो एक्सटेंड करेगी अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, इट विल एक्सटेंड अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। नॉर्मली वो इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले तक की होती है, लेकिन अगर सार्कोमा एब्डोमिनल पेल्विक ट्यूमर हुआ तो फिर इट विल एक्सटेंड अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब रिस्क फैक्टर, इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल, ओबीस पेशेंट, इन प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं, उनमें ये रिस्क होता है टू डेवलप वेरिकोज वेन। क्लिनिकल फीचर्स में डायलेटेड वेन होती है इन द लिम्ब, डल एकिंग पेन होता है, पिगमेंटेशन होती है ड्यू टू हेमोसाइट्रिन डिपोजिशन। फिर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डायलेटेड वेन दे कैन आइदर बी वेरिकोज वेन, रेटिकुलर वेन एंड डर्मल फ्लेयर और थ्रेड वेन्स। तो जो डर्मल फ्लेयर और थ्रेड वेन्स होती है उसका डायमीटर होता है सबसे कम, लेस देन 1 mm। रेटिकुलर वेन डायमीटर इज 1 to 3 mm, वेरिकोज वेन डायमीटर इज मोर देन 3 mm। वेरिकोज वेन और रेटिकुलर वेन इट हैज़ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम एज वेल एज फंक्शनल प्रॉब्लम। डर्मल फ्लेयर या थ्रेड वेन्स जो होती है इट हैज़ ओनली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। अब दूसरे स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स, कोरोना फ्लेबैक्टेसिया ऑल्सो नोन एज मेल्यूलर फ्लेयर। तो जो मीडियल मेल्यूलस वाला एरिया होता है वहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ऐसे फैन शेप्ड डायलेटेड थ्रेड वेन्स दिखती है हमें, तो इसे कहता है कोरोना फ्लेबैक्टेसिया। इसका अगेन थ्रेड वेन्स होती है तो डायमीटर इज लेस देन 1 mm। इट इज़ एन अर्ली साइंस ऑफ एडवांस वीनस डिसीज। इसके बाद दूसरा फीचर है एट्रोफी ब्लांचे। एट्रोफी ब्लांचे मतलब वाइट एरिया या पेल एरिया। तो वाइट एरिया इट इज सराउंडेड बाय दिस डर्मल फ्लेयर या थ्रेड वेन, उसे कहते हैं एट्रोफी ब्लांचे। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अर्ली साइन ऑफ एडवांस वीनस डिसीज। तो ये एट्रोफी ब्लांचे और कोरोना फ्लेबैक्टेसिया। फिर है लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। इसमें होता क्या है, जो फैट होता है यहाँ पे वो ऑब्लिटरेट करता है और फिर इट रिजल्ट्स इन वुडी अपीयरेंस ऑफ द लेग, ए वुडी फील ऑफ द लेग, जो लेग जो होता है वो एकदम हार्ड हो जाता है, प्लस इसमें कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द टेंडो एक्लिस वो भी होता है। तो इन शॉर्ट इसका ओवरऑल अपीयरेंस जो होता है वो होता है इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस। तो ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। इतना याद रखना है, ऑब्लिटरेशन ऑफ फैट, वुडी फील ऑफ द लेग, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ टेंडो एक्लिस एंड इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस, ये भी अर्ली साइन ऑफ एडवांस वीनस डिसीज। फिर लास्ट में अल्सरेशन, क्योंकि वीनस अल्सर भी फॉर्म हो सकता है। तो अर्ली साइन ऑफ एडवांस वीनस डिसीज में क्या देखा हमने, कोरोना फ्लेबैक्टेसिया था, फिर ये एट्रोफी ब्लांचे एंड लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस एंड अल्सर। अल्सर तो लेटली होता है। अब क्लासिफिकेशन है विच इज़ नोन एज CEAP क्लासिफिकेशन। C है क्लिनिकल, E है इटियोलॉजिकल, A है एनाटॉमिकल एंड P है पैथोफिजियोलॉजिकल। ये इन शॉर्ट ये वेरिकोज वेन को डिस्क्राइब करने के लिए है। ओके, CEAP क्लिनिकल, इटियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल। ओके, पहले C देखते हैं क्लिनिकल। इसमें C0 से लेके C6 तक है। C0 नो विजिबल और पल्पेबल साइन ऑफ वीनस डिजीज। 1 इज टेलेंजेक्टेसिया
या फिर रेटिकुलर वेन, तो धीरे धीरे हमें ग्रेडिंग इंक्रीज करनी पड़ती है इसमें। ओके, पहले में नो साइन ऑफ विजिबल साइन या पाल्पेबल साइन ऑफ वीनस डिसीज, C1 में टेलेंजिक्टेसिया रेटिकुलर वेन, C2 में वेरिकोज वेन, C2R, आर मतलब रिकरेंट वेरिकोज वेन। ओके, C2 में है वेरिकोज वेन, C2R वो है रिकरेंट वेरिकोज वेन, C3 है इडीमा, C4 है चेंजेस इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। C4 में फिर आते हैं ABC जो हमने पहले देखे थे, पिगमेंटेशन, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, कोरोना फ्लेबेक्टेसिया। तो इन शॉर्ट इसमें क्वेश्चन आए, उसके बाद देख लें C5 में हील्ड अल्सर, C6 इज एक्टिव वीनस अल्सर एंड C6R इज रिकरेंट एक्टिव वीनस अल्सर। तो क्वेश्चन आए कि पेशेंट हैज़ लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, तो उसका ग्रेडिंग क्या होगा या डिस्क्रिप्शन क्या होगा, C4B। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस है तो फिर C4B। जो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू चेंजेस वो है C4, तो वहाँ याद रखना, फिर लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस वो है C4B, यही ग्रेडिंग होती है। फिर ई था इटियोलॉजिकल, तो इसमें कंजेनिटल हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या फिर नो वीनस इटियोलॉजी, तो इसमें ECPSN। फिर है ए एनाटोमिकल, वो सुपरफिशियल वेन इन्वॉल्व होती है, परफोरेटर, डीप वेन या नो वीनस लोकेशन आइडेंटिफाइड। फिर पी था पैथोफिजियोलॉजिकल, रिफ्लक्स हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, रिफ्लक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन एंड नो वीनस पैथोफिजियोलॉजी। तो ये CEAP क्लासिफिकेशन। अब कुछ बहुत सारे टेस्ट है, क्लिनिकल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन, तो वो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, तो ये आपको देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहला है ट्रेंडलैंडबर्ग टेस्ट, इसमें हम लेग एलिवेट करता है, वेन को एम्प्टी कर देता है, उसके बाद टॉर्निकेट टाई करता है और फिर धीरे धीरे वो टॉर्निकेट रिलीज़ करता है। अगर नॉर्मल पीपल में ग्रेजुअल फीलिंग होगी, लेकिन अगर रैपिड फीलिंग होती है तो इट इंडिकेट सफेनोफीमोरल जंक्शन इनकॉम्पिटेंट। फिर दूसरे केस में हम टॉर्निकेट टाई कर देंगे, फिर उसे खोलेंगे नहीं, हम पेशेंट को स्टैंड अप, पेशेंट इज मेड टू स्टैंड अप। उसमें अगर इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर होगा तो फिर फीलिंग जो होगी वो फ्रॉम बिलो स्टार्ट होगी। तो सफेनोफीमोरल जंक्शन इनकॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर, वो हमें पता चलेगा ट्रेंडलैंडबर्ग टेस्ट। फिर कुछ साइन है, मॉरिसिस कफ इम्पल्स, इसमें हमें सफेनोफीमोरल जंक्शन पे जब हम पाल्पेट करेंगे तो हमें एक थ्रिल फेल्ट होगा, इट इंडिकेट्स इनकॉम्पिटेंट सफेनोफीमोरल जंक्शन। के पेशेंट को कफ करने बोलेंगे तब हमें ये थ्रिल फेल्ट होगी एट SFJ, ये मॉरिसिस कफ इम्पल्स। फिर है श्वार्ट साइन, इसमें अगर ये अगेन सेम सफेनोफीमोरल जंक्शन में हम टैप करेंगे तो उसमें हमें थ्रिल फील होगी, तो वो भी इंडिकेट SFJ इनकॉम्पिटेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट है मॉडिफाइड पर्थिस टेस्ट, इट इज़ डन टू रूल आउट द DVT, सिर्फ इतना याद रखना, बाकी मेथड आप दूसरा वीडियो देख। तो मॉडिफाइड पर्थिस टेस्ट यूज टू रूल आउट DVT। फिर DVT रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर परफॉर्मिंग। हाँ, तो मॉडिफाइड पर्थिस टेस्ट में अगर हम DVT रूल आउट नहीं करेंगे तो इसमें नॉर्मली हम वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट क्या होती है, ये डीप वेन, ये सुपरफिशियल वेन, ये परफोरेटर। डीप वेन यहाँ से ब्लड फ्लो मतलब बैक फ्लो आ रहा है ब्लड का, तो हम क्या करते हैं, ये सुपरफिशियल वेन उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर डीप वेन में थ्रोम्बस हुआ और इस सुपरफिशियल वेन को भी हमने रिमूव कर दिया तो फिर ब्लड फ्लो हो ही नहीं पाएगा और पेशेंट का जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले रूल आउट करना पड़ता है DVT। इट इज़ डन बाय मॉडिफाइड पर्थिस टेस्ट। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, क्योंकि ये जो क्लिनिकल टेस्ट है इट हैज़ लो सेंसिटिविटी। तो इन्वेस्टिगेशंस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इट इज़ डॉपलर विथ बी मोड अल्ट्रासाउंड, इसे कहते हैं डुप्लेक्स स्कैन। ये डुप्लेक्स स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। डुप्लेक्स स्कैन में आता है डॉपलर विथ बी मोड अल्ट्रासाउंड। डॉपलर गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लो ऑफ द ब्लड, कि कौन सा फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है कि नहीं वो उसके बारे में बताता है, और रिफ्लक्स प्रेजेंट है कि नहीं है उसके बारे में बताता है। और इसमें एक स्पेसिफिक साइन दिखती है हमें, इसे कहता है मिकी माउस साइन। कि मिकी माउस साइन ये हमें पोर्टल ट्रायड में भी दिखने को मिलती है और वेरिकोज वेन में मिकी माउस साइन ऑन डुप्लेक्स स्कैन। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन। इसमें एक तो एडजंक्टिव मैनेजमेंट है और एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट। पहले देखते हैं एडजंक्टिव मैनेजमेंट, इसमें हम कंप्रेशन गारमेंट या फिर स्टॉकिंग लगाएंगे ओवर द लिम्ब ऑफ द पेशेंट, लोअर लिम्ब ऑफ द पेशेंट। तो इसके इतने सारे क्लास होते हैं, इसमें अलग अलग प्रेशर ग्रेडिंग के हिसाब से क्लास होते हैं। क्लास 1 में 14 to 17, फिर वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्लास भी इंक्रीज होता है। क्लास 3 जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्रेशन गारमेंट। अब लिम्फ एडिमा में जो कंप्रेशन गारमेंट यूज़ कर रहे थे उसमें प्रेशर हाई होता है कंपेयर टू दिस वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में रिलेटिवली प्रेशर जो होता है वो लो होता है इन दिस कंप्रेशन गारमेंट। अब हम ये कंप्रेशन गारमेंट अवॉइड करेंगे अगर ABPI ऑफ द पेशेंट इज़ लो, कि अगर ABPI एंगल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स इज़ लो तो हम ये कंप्रेशन गारमेंट अवॉइड करेंगे, ताकि इसमें अगर यूज़ कर लिया तो फिर पेशेंट को इस्कीमिया हो सकता है, ब्लड फ्लो है जो वो स्टॉप हो सकता है उस रीजन में, तो इट विल लीड टू इस्कीमिया। तो ये कंप्रेशन गारमेंट या स्टॉक। सेकंड वो है ड्रेसिंग ऑफ द अल्सर। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक हैज़ नो यूज, सिर्फ ड्रेसिंग ऑफ द अल्सर करेंगे। सर्जरी देखते हैं फिर। तो ग्रेट सफेनस वेन एंड SFJ सफेनोफीमोरल जंक्शन इनकॉम्पिटेंस, उसके लिए सर्जरी वो ट्रेंडलैंडबर्ग प्रोसीजर। कि ग्रेट सफेनस वेन या SFJ
इनकॉम्बिनेंस उसकी सर्जरी है ट्रेनलैंडबर्ग प्रोसीजर। शॉर्ट सफेनस वेन एंड एसपीजे इनकॉम्बिनेंस उसकी सर्जरी है फ्लश लाइगेशन ऑफ एसपीजे एंड नो स्ट्रिपिंग इज डन। ओके, एसपीजे में अगर स्ट्रिपिंग करेंगे तो हम सूरल नर्व को इंजर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए नो स्ट्रिपिंग इज डन। ट्रेनलैंड स्ट्रिपिंग ऑफ द वेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेनलैंडबर्ग प्रोसीजर। परफोरेटर इनकॉम्बिनेंस है तो उसकी प्रोसीजर का नाम है डॉर्ड एंड पॉकेट प्रोसीजर। डॉर्ड एंड पॉकेट प्रोसीजर ये पुरानी मेथड है। लेटेस्ट जो है वो है EVLT और RF है। EVLT इज एंडोवास्कुलर लेजर ट्रीटमेंट, RF इज रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इसमें लेज़र के थ्रू या फिर रेडिएशन के थ्रू हम वेन जो होते हैं उसको हीट करेंगे और हीट की वजह से वो जो वो कंप्रेस हो जाएगी और फाइब्रोसिस होगा वहाँ पे और फिर वो वेन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है EVLT और RF। और जब हम स्ट्रिपिंग ऑफ द वेन करते हैं तब उसमें हम स्ट्रिपिंग करते हैं ओनली टिल द नी जॉइंट। कि स्ट्रिपिंग इज डन ओनली टिल द नी जॉइंट टू प्रिवेंट सफेनस नर्व इंजरी, तो ये भी याद रखो। परफोरेटर इनकॉम्बिनेंस के लिए मैंने बताया डॉट्स एंड कॉकेट प्रोसीजर। दूसरी एक प्रोसीजर है वो है ये सब फेशियल एंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी, सब फेशियल एंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी विच इज सेप्स। अब न्यूअर मॉडलिटीज़ है। पहली है एंडोविनस ग्लू थेरेपी, जिसमें हम साइनो एक्रिलेट ग्लू वो इंजेक्ट करते हैं और फिर वेन जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर है ट्राइवेक्स ट्रांस इल्यूमिनेटेड पावर्ड फ्लेबेक्टोमी, इसमें हम विद हेल्प ऑफ एनी टॉर्च जैसा स्ट्रक्चर उससे हम पहले वेन को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो वेन को रिमूव कर देता है। फिर है फोम स्क्लेरोथेरेपी, इसमें हम स्क्लेरोजिंग एजेंट यूज़ करते हैं लाइक सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट, वही मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। दूसरा है सोडियम मोरुएट एंड पॉलीडोकेनॉल, सोडियम टेट्रासिडाइल सल्फेट याद रखना सिर्फ। ये स्क्लेरोजिंग एजेंट क्या करता है, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस कॉज करता है और फिर अल्टीमेटली वेन कोलैप्स हो जाती है। लेकिन इट हैज़ कोई केस में स्क्लेरोथेरेपी वर्क नहीं करेगी, इसलिए हमें फोम यूज़ करते हैं कि इसलिए इसका पूरा नाम है फोम स्क्लेरोथेरेपी। और ये यूज़ कर सकते हैं हम फॉर वेन लेस देन 3 mm डायमीटर। तो जो रेटिकुलर वेन थ्रेड वेन है उसमें हम ये स्क्लेरोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ हाई रेकरेंस रेट एंड हाई कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन सर्जरी, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो है वुंड इन्फेक्शन, फिर है ब्रूजिंग, रेकरेंस, ब्लीडिंग, इंजरी टू नर्व्स एंड इंजरी टू वेसल्स। तो ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन सर्जरी। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन इटसेल्फ, तो पहली है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम सिंपली एलिवेशन ऑफ द लिप करेंगे। फिर है कैल्सिफिकेशन ऑफ द वेन, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पिगमेंटेशन ड्यू टू हेमोसिड्रिन डिपोजिशन, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस एंड अल्सरेशन। तो ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन। तो ये था पूरा वेरिकोज वेन के बारे में। अब देखते हैं वीनस अल्सर। अगर वेरिकोज वेन हमने ट्रीट नहीं किया फिर इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वीनस अल्सर। इसमें भी सेम थियरी है, एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन। और मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व एरिया वो होता है मीडियल मैल्यूलर एरिया, जिसे कहते हैं गेटर एरिया ऑफ द लेग, गेटर एरिया, जहाँ पे वीनस अल्सर मोस्ट कॉमनली डेवलप होता है। और वेन जो इन्वॉल्व होती है वो होती है ग्रेट सफेनस वेन के मीडियल साइड ग्रेट सफेनस वेन होती है। अगर लेटरल मेल्यूलस में वीनस अल्सर हुआ तो इट इज़ शॉर्ट सफेनस वेन विच इज इन्वॉल्व, ये भी याद रखें। लेकिन मोस्ट कॉमनली मीडियल मेल्यूलस वाला एरिया ही इन्वॉल्व होता है। फीचर्स ऑफ द अल्सर, शैलो अल्सर, स्लोपिंग एज, पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड पिगमेंटेशन इज सीन ड्यू टू हेमोसिड्रिन। कीपल ट्रिनॉय सिंड्रोम, ओके, देयर इज एब्सेंट डीप वेन्स। तो अगर वेरिकोज वेन हुई तो उसमें हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी, क्योंकि अगर हमने सुपरफिशियल वेन भी रिमूव कर दी तो कोई भी वीनस सिस्टम बचेगा ही नहीं। तो इसलिए वेरिकोज वेन कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं कीपल ट्रिनॉय सिंड्रोम। ओके, ये मार्जुलिन अल्सर भी देख लिया। लॉन्ग स्टैंडिंग वीनस अल्सर या बर्न्स कर पेशेंट, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, रेज्ड इवर्टेड कॉलीफ्लावर लाइक एजेस और सर्जिकल एक्ससिजन वो ट्रीटमेंट। एक लास्ट है पार्कस वेबर सिंड्रोम, इसमें मल्टीपल एवी फिस्टुला होता है। इट लीड्स टू हाई आउटपुट फेलियर एंड लिव हाइपरट्रोफी, ये याद रखना।